गुड मॉर्निंग वंस अगेन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी एवं कांग्रेस समाजवादी दल, भारत में उदारवादी एवं उग्रवादी विचारधारा का विकास, साथ ही इसके कार्यप्रणाली। इसके साथ साथ देखेंगे बंगाल में विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, भारत में सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ एवं इस तरह से किस तरह से सांप्रदायिक भावनाएं का विकास हुआ। इससे पूर्व में लगभग 5 से 6 क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री से करवाए गए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके अवश्य देख लें। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर वीडियो पसंद आता हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते हुए जाएं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा प्रयास जो है वो सही दिशा में जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन बताना है। 1 और 2 को सही बताया गया है। एम.एन. राय एवं उनके कुछ सहयोगियों ने 1925 ईस्वी में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1934 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की सरकार ने इसके विस्तार को देखते हुए साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन एम.एन. राय एवं उनके कुछ सहयोगियों ने 1925 में कानपुर में किया था। एस.पी. घाटे इस दल के महामंत्री थे। 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पहली शाखा की स्थापना की गई थी। पूछ देगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पहली शाखा की स्थापना कहाँ हुई थी, तो उत्तर होगा ताशकंद, जो कि 1920 में हुई थी। ताशकंद में पार्टी की स्थापना में एम.एन. राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत में कांग्रेस समाजवादी दल के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। तो 1 और 2 दोनों सही है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 17 मई 1934 ईस्वी को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी और अशोक मेहता के प्रयत्नों से हुआ। इन नामों को आप याद रखें, एग्जामिनेशन में कभी कभी मिलाने के लिए दे देगा नामों को, और साथ ही एक ऐसा नाम डाल देगा जो कि इनसे संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से आपको नाम को भी याद रखना है। समाजवाद ही क्यों पुस्तक की रचना जयप्रकाश नारायण ने किया था, है ना। फिर है समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना नरेंद्र देव ने की थी। तो याद रखना है यहाँ पर समाजवाद ही क्यों, है ना, एक ये पुस्तक है, और समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन ये दूसरा पुस्तक है। समाजवाद ही क्यों की रचना जयप्रकाश नारायण, और समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन पुस्तक की रचना आचार्य नरेंद्र देव। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। भगत सिंह के आग्रह पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सचिंद्र सन्याल ने की थी, का नाम बदलकर 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। इस क्रांतिकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य का निर्माण करना था। इस संगठन के सदस्य थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। राजगुरु के द्वारा ही जो सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, है ना, इसे याद रखना है। क्वेश्चन है दत्त ब्रेडले अधिनियम क्या थी? तो इसका उत्तर है यह कम्युनिस्ट पार्टी का एक दस्तावेज था, जिसके अनुसार साम्राज्यवाद विरोधी लोगों के मोर्चे को साकार करने में नेशनल यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस एक महती तथा प्रमुख भूमिका निभा सकती थी। इसी का एक्सप्लेनेशन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दत्त ब्रेडले सिद्धांत साम्यवादी आंदोलन से संबंधित है। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन में बदलाव की सैद्धांतिक और राजनीतिक बुनियाद 1926 ईस्वी की शुरुआत में एक दस्तावेज के जरिए रखी गई थी, जिसको दत्त ब्रेडले सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक साम्राज्य विरोधी जनमोर्चा कार्य को कामयाब बनाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत बड़ी और अग्रणी भूमिका अदा कर सकती है। ये सिद्धांत का ऐसा मत था, दत्त ब्रेडले सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन को बताना है, जिसमें से 1, 2, 3, 4 सभी को सत्य माना गया है। कांग्रेस के अंदर
रहकर कांग्रेस की दिशा को वामपंथ की ओर मोड़ने के उद्देश्य से 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना पटना में किया गया था, है ना। इसे याद रखना है। इसके संस्थापकों में प्रमुख थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीणु मशानी यादव। फिर है जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा ने 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना की थी। अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन बम्बई में हुआ था तथा इसी अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संविधान को अपनाया गया। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की प्रथम बैठक मई 1934 में पटना के अंजुम इस्लामिया हॉल में हुई थी, लेकिन इस पार्टी का संविधान अक्टूबर 1934 में बम्बई के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन में अपनाया गया। फिर है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं की सराहनीय भूमिका का निर्वाह किया। अन्य प्रमुख समाजवादी नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, इंदुलाल याग्निक तथा एन.जी. रंगा थे। प्रश्न है नीचे दिए गए निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर है हमें इसमें से कौन से कथन उदारवादियों के विचारों से मेल खाते हैं। तो ऑप्शन में सभी को बताया गया है। ऑप्शन को देखते हैं। ये नेता उदारवादी नीतियों एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे, है ना। उदारवादियों के विचार है ये कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों का पक्षधर थे। ये नेता प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदन स्मरण पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सामने अपनी मांगे रखते थे। तो इस प्रकार से देखिए, ये तो ऑब्वियस है, नरम दल के नेताओं या उदारवादी नेताओं की यह विशेषता थी। तिलक ने इनकी कार्य प्रणाली को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है ना। इसीलिए कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन को पढ़ने से कुछ और पॉइंट एडअप होता है। तो किसने कहा था राजनीतिक भिक्षावृत्ति? तो तिलक ने कहा था। फिर है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, है ना, प्रमुख उदारवादी नेता थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी विचारधारा वाले नेताओं की कार्यप्रणाली का भाग नहीं था? तो उत्तर होगा वार्षिक सम्मेलन एवं भाषण, है ना। ये उग्रवाद जो हिंसा में विश्वास रखते थे, है ना, उनके बारे में बात कर रहा है कि वार्षिक सम्मेलन एवं भाषण इनके कार्यप्रणाली में शामिल नहीं था। बाकी बात अहिंसात्मक का प्रतिरोध, आत्म बलिदान, सामूहिक आंदोलन, ये सभी इनके कार्यप्रणाली के भाग था। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। उग्रवादी नेताओं की कार्यप्रणालियों में अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन, आत्म बलिदान शामिल था, है ना। वहीं उदारवादी नेता संवैधानिक आंदोलन, अंग्रेजों की न्यायप्रियता वार्षिक सम्मेलन, भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने और इंग्लैंड की शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करते थे। सर हेनरी कॉटन ने कहा उग्रवाद भारत में सब प्रकार के मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रीय शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे, है ना। ये कहना था सर हेनरी कॉटन का, है ना, कि उग्रवादी भारत में सब प्रकार से मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रीय शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे। फिर है 1885 से 1905 ईस्वी के बीच उदारवादी युग में उदारवादी नेताओं के कार्यों में निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं था? तो यहाँ पर ऑप्शन में डी बोला गया है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सभी शामिल था। जैसे राजनीति में जनता का रुझान पैदा करना और जनता के विचारों को संगठित करना, राष्ट्रीय स्तर पर जनता की मांगें रखना और जनता में एकता का भाव पैदा करना, राजनीति में रुझान रखने वाले भारतीयों, राजनीति में संलग्न कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के बीच राष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करना, ये सभी था लक्षण, है। उदारवादी युग 1885 से 1905 के बीच उपर्युक्त सभी कार्य उदारवादियों के कार्य थे। उदारवादियों ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। पहला है भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना एवं उनमें एकता स्थापित करना। दूसरा है ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय के पक्ष में करके भारत में सुधार की प्रक्रिया आरंभ करना। अगला प्रश्न है 1858 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का शैशव काल था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस काल में राष्ट्रवाद की धरती को सींचा एवं उसमें गहरे तक राष्ट्रीयता के बीज बो दिए। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो उत्तर होगा बिपिन चंद्र का, है ना।
इस तरह का जो कथन आए उस कथन को याद रखना है। एक बार फिर से मैं दोहराने का प्रयास करता हूँ। 1858 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का शैशव काल था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस काल में राष्ट्रवाद की धरती को सींचा एवं उसमें गहरे तक राष्ट्रीयता के बीज बो दिए, है ना। फिर है इसी का एक्सप्लेनेशन है। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है तथा उसकी इच्छा है कि वह कांग्रेस की शांतिमय मृत्यु में सहायता दे सके। तो इस तरह का जो बात कहा गया था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। ये भी याद रखना है ना। कथन इस तरह के एग्जामिनेशन में अक्सर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना की एवं भारत की गरीबी दूर करने के लिए कुछ प्रमुख उपाय सुझाए थे। इनमें से कौन उपाय उदारवादियों ने नहीं सुझाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारत में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा, है ना। ये नहीं सुझाया था। क्या सुझाया था? भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास एवं संरक्षण, साथ ही स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, साथ ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सभी बातें सुझाई गई थी। अगला प्रश्न है, उदारवादी भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष आर्थिक सुधार संबंधी अनेक मांगें रखी। इनमें से कौन एक उनकी प्रमुख मांगों में शामिल नहीं थी या नहीं था? तो ये उत्तर है डी, रेलवे, बागानों एवं उद्योगों में विकास हेतु अधिक धन व्यय किया जाए। ये उनकी मांगों में नहीं था, है ना। बाकी आयात पर से सीमा शुल्क हटाया जाए, भूमि कर की दर कम कर दिया जाए, सिंचाई की व्यवस्था की जाए, ये सभी बातें उदारवादी भारतीय नेताओं के ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा था। अगला प्रश्न है, उदारवादियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना ब्रिटेन के किस शहर में की थी? उत्तर है लंदन। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उदारवादियों ने 1899 ईस्वी में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की थी। साथ ही बताया गया है, उदारवादियों का मानना था कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधी लड़ाई लड़ना अभी व्यवहारिक नहीं है। स्वाभाविक है, उस समय अंग्रेज जो थे वो काफ़ी मजबूत स्थिति में थे, है ना। अगर उससे सीधे तौर पर लड़ा जाता तो स्वाभाविक है उस समय भारतीयों को कुचल दिया जाता, क्योंकि इसके पास न उन्नत तरीके का हथियार था, न राष्ट्रीय एकता थी, देश जातियों में विभक्त था, है ना। इस तरह से कई ऐसे कारण था। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कांग्रेस की स्थापना से लेकर आरंभिक 20 वर्षों तक उनकी नीति अत्यंत उदार थी, इसलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी राष्ट्रीयता का काल कहा जाता है। फिर है, उदारवादी नेताओं का मानना था कि यदि संवैधानिक तरीके से अपनाकर देश को आज़ाद नहीं करा सके तो उग्र तरीकों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेंगे। इनमें से कौन से कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है केवल एक, कांग्रेस की स्थापना से लेकर आरंभिक 20 वर्षों तक उनकी नीति अत्यंत उदार थी, इसलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी राष्ट्रीयता का काल कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन को देखें। उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके को अपनाकर ही हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। इस युग में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यकार सम्मिलित थे, है ना। इनका प्रभाव इसमें ज़्यादा था उदारवादियों में। इस युग के नेता प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मारण पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सामने अपनी मांग रखते थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार तथा नौकरशाही के कांग्रेस विरोधी षड्यंत्र अपने उद्देश्य पूर्ति में इसलिए सफल न हुए क्योंकि वे वह बात जानने में असमर्थ रहे कि कांग्रेस की शक्ति का मूल आधार मध्यम वर्ग ही है, धनी दानी लोग नहीं। यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये है आरसी मजूमदार का। अगला प्रश्न है, हम कोई भीख नहीं मांगते, हमें केवल न्याय चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य में नागरिक होने के नाते हमारे क्या अधिकार हैं, उसकी मीमांसा किए बिना ही केवल एक शब्द स्वराज्य में सब कुछ व्यक्त किया जा सकता है, जैसा कि स्वराज्य जैसा आयरलैंड, कनाडा अथवा अन्य विदेशी उपनिवेशों में प्रचलित है। यह कथन किस राष्ट्रवादी नेता का है? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नेहरू का। याद रखें। एक्सप्लेनेशन में है, उपर्युक्त विचार दादा भाई नेहरू के हैं। दादा भाई नेहरू का जन्म 1825 ईस्वी के में मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने 3 बार 1886, 1893
और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। याद रखना है 1886, 1893 और 1906 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज्य की मांग की। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नरमपंथी राष्ट्रवादियों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में योगदान नहीं है ना? तो ये है ऑप्शन सी, भारतीयों की फौजदारी अधिकारियों की रक्षा करना, है ना, ये इनमें शामिल नहीं है। बाकी ब्रिटिश शासन की आर्थिक शोषण नीति की निंदा करना ये शामिल था। व्यवस्थापिका संबंधी संवैधानिक सुधार, सामान्य प्रशासनिक सुधारों हेतु अभियान चलाना, ये सभी था। लेकिन फौजदारी अधिकारों की रक्षा करना ये शामिल नहीं था। बल्कि अगर बोला जाए वे भारतीयों के दीवानी अधिकारों की रक्षा करने में सहायक रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग में भारतीय समाज के निम्न में से किस वर्ग की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में निष्क्रिय या शिथिल रही? तो इसका उत्तर है आमजन। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी युग में वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, साहित्यकार थे एवं राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही। दूसरी तरफ इस काल में आमजन या जनसाधारण की भूमिका निष्क्रिय या शिथिल रही थी, क्योंकि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण आंदोलन के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं रहे हुए, है ना। उनका मानना था कि भारतीय समाज अनेक जाति एवं धर्मों में बंटा हुआ है तथा इनके विचार एवं सोच संकीर्णता के ओत पोत से है। फलतः प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने उनकी उपेक्षा की। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, लाला लाजपत राय। कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में निम्न का नाम प्रमुख है लिया जाता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, WC बनर्जी, HN बनर्जी, रास बिहारी घोष, RC दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, PR नायडू, आनंद चार्लू, पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि। ये क्या थे? ये उदारवादी नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, शिशिर कुमार घोष, वरेंद्र कुमार घोष आदि ये जो थे कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे। ये उग्रवादी विचारों के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, उदारवादियों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन को चयन करें। तो इनमें से बी है वो असत्य है। विलियम डिग्गी ने नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन लीग की स्थापना इंग्लैंड में की। ये गलत है ना, ये गलत है। बाकी उदारवादियों ने इंग्लैंड के नागरिकों को भारत की अथाह स्थिति से परिचय कराने के लिए इंग्लैंड में प्रचार किया। उदारवादियों के अनुरोध पर भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु सरकार ने वेलवी कमीशन की नियुक्ति की। इन लोगों को ने एक लोक सेवा आयोग 1886 में नियुक्त कराया। ये सभी कथन सही हैं। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि बी गलत क्यों है। देखिए, बताया गया है कि 1888 में दादा भाई नौरोजी ने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इंडियन लीग की स्थापना की थी। फिर है 1887 में नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की, है ना। 1887 में नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन का गलत होने के कारण मुख्य कारण ये है कि 1888 में दादा भाई नौरोजी ने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इंडियन लीग की स्थापना की। तो अध्यक्ष कौन थे? विलियम डिग्बी थे। ऑप्शन में जो बताया गया था कि अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, इस कारण से वो गलत था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों के योगदान पर विचार करें। तो यहाँ हमें सत्य कथन बताना है, तो सभी सत्य है। उन्होंने साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना की, उन्हें संवैधानिक सुधारों को बढ़ावा दिया, है ना। ये सभी सुधार उदारवादियों के प्रयास हुए। इसके अलावा व्यवस्थापिका संबंधी सुधार के भी किए गए थे। इन लोगों के प्रयासों से ही भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि वह इंडियन लिबरेशन फेडरेशन के संस्थापक थे। दूसरा है वह बंगाली और मराठा समाचार पत्रों के संपादक थे। तीसरा है उन्होंने मिंटे मार्लो सुधार के विरुद्ध आंदोलन किया। चौथा है उन्होंने कांग्रेस छोड़ो और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही बताया गया है, केवल एक सही है। वह इंडियन लिबरेशन फेडरेशन के संस्थापक थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यह कथन सही है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की अध्यक्षता की स्थापना की। दूसरा कथन गलत है,
वे बंगाली समाचार पत्र का संपादक थे और बाल गंगाधर तिलक मराठा के संपादक थे। तीसरा कथन, यह कथन गलत है। उनका राजनीतिक जीवन नरमपंथियों की कीर्ति प्रतिष्ठा से प्रभावित होने लगा। उन्होंने 1909 के अल्पकालिक मार्ले मिंटो सुधार का स्वागत किया, है ना, इन्होंने स्वागत किया था मार्ले मिंटो सुधार का, साथ ही जिसका एक बड़ी भारतीय आबादी और नेताओं ने मजाक उड़ाया। और एक और घटना जिसने कांग्रेस के मध्यस्थों से जनता का विश्वास कम कर दिया, वह थी गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की आलोचना। उन्होंने 1918 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का भी समर्थन किया और स्वशासन की वकालत की। चौथा कथन गलत है। उन्होंने इंडियन एसोसिएशन नामक भारत के पहले राजनीतिक संगठन की स्थापना की और इसका INC में विलय कर दिया। ऑप्शन में क्या बताया गया था कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, है ना, जबकि ये गलत है। उन्होंने इंडियन एसोसिएशन नामक भारत के पहले राजनीतिक संगठन की स्थापना की और इनका इंडियन नेशनल कांग्रेस में बाद में विलय कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की। दूसरा है, वह दक्षिण अफ्रीका गए और रंगभेद के खिलाफ अंग्रेज गांधी जी के आंदोलन में उनकी मदद की। तीसरा है, गांधी जी ने गोखले को भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और श्रमिकों का राजकुमार बताया। तो यहाँ पर एक ऑप्शन सही है, जिसमें से 1 और 2 को सही बताया गया। उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की और दूसरा है, वह दक्षिण अफ्रीका गए और रंगभेद के खिलाफ गांधी जी के आंदोलन में उनकी मदद की। तीसरा कथन गलत है उनके संदर्भ में, इसकी चर्चा करते हैं। पहला कथन, यह कथन सही है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की। दूसरा कथन सही है, वह दक्षिण अफ्रीका गए और रंगभेद के खिलाफ गांधी जी के आंदोलन में उनकी मदद की। तीसरा कथन गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले को उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। ऑप्शन में दिया गया था गांधी जी ने इन्हें भारत का हीरा कहा था, जो कि गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें कहा था भारत का हीरा। फिर है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। महाराष्ट्र के शुकरात के नाम से प्रसिद्ध गोखले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बने। फिर है, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की। गोखले ने 1905 में कांग्रेस के बनारस में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की, इसे भी याद रखना है। फिर है कि 1912 से 15 तक गोखले भारतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, है ना। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? तो 1912 से 15 तक। नरमपंथी नेताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन में दिया गया है, उन्होंने लोकतंत्र तथा नागरिक स्वतंत्र के विचारों को लोकप्रिय बनाया। इन नेताओं ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रखीं। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की। उन्होंने आंदोलनों में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार शामिल था। तो इसमें से हमें सही उत्तर को बताना है। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही है। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब कांग्रेस नेता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के खिलाफ थे तो कई राजनीतिक नरमपंथियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर किसका गठन किया? तो इनमें से डी सही है। इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का गठन मैटफोर्ड रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नरमपंथियों द्वारा किया गया था। उनमें प्रमुख सदस्य थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर, है ना, इनका नाम याद रखना है। महत्वपूर्ण सदस्यों का नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर, इन्होंने इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की थी। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमें यहाँ पे गलत को बताना है। तो 1 और 2 दोनों को बोला गया है गलत है। जैसे कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से बांग्ला में की, ये गलत है। राष्ट्रीय गीत पहली बार 1895 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ये भी गलत है। पहला कथन गलत है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की है ना कि बांग्ला में। दूसरा कथन है, यह कथन गलत है। राष्ट्रीय गीत पहली बार
1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, है ना कि 1895 के अधिवेशन में। प्रश्न है, उदारवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग अंग्रेजों ने स्वीकार कर ली? उत्तर है विधान परिषदों का विस्तार। नरमपंथियों की मुख्य मांगों की सूची है विधान परिषदों का विस्तार एवं सुधार, ICS परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित होने से भारतीयों के लिए उच्च पदों पर अधिक अवसर, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियाँ, भू राजस्व में कमी और अन्यायी जमींदारों से किसानों की सुरक्षा, नमक कर और चीनी शुल्क की समाप्ति, सेना पर खर्च की कमी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता। अंग्रेजों ने 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा विधान परिषदों के विस्तार की कांग्रेस की मांग को स्वीकार किया, है ना। इन मांगों को क्या किया था? स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, वेलवी आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। आयोग का उद्देश्य क्या था? है ना, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भारत में फिजूल खर्ची की जांच करना। ये था वेलवी आयोग का उद्देश्य। वेलवी आयोग भारत में फिजूल खर्ची की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित एक समूह था। 1895 में स्थापित इसका आधिकारिक नाम भारत के व्यय प्रशासन पर रॉयल कमीशन था, है ना। इसका आधिकारिक नाम था भारत के व्यय प्रशासन पर रॉयल कमीशन। दादा भाई नेहरू ने इसके सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। याद रखना है, पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी। फिर है कि 1893 में स्थापित भारतीय संसदीय समिति का उद्देश्य क्या था? इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से ऑप्शन ए को सही माना गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करना, ये था 1893 में स्थापित भारतीय संसदीय समिति का उद्देश्य। इसी का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1893 में सर विलियम संसद सदस्य बने, है ना। भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की गई, जिस पर सर विलियम वेडरबर्न, WC केन, लॉर्ड क्लाइट ने काम किया और कुछ स्वतंत्र एवं श्रमिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त कर संसद में भारतीय समस्याओं को उनके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यही विलियम थे जो कांग्रेस के अन्य समर्थकों की मदद से इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित करने में सक्षम थे। इसने प्रोत्साहित किया कि क्या वेडरबर्न और उनके गठबंधन को बढ़ावा देने से के उद्देश्य से भारतीय संसदीय समिति के गठन पर चर्चा करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ प्रमुख स्वतंत्र सदस्यों को अपने रात्रि भोज में आमंत्रित किया था और विशेष रूप से भारतीय में रुचि रखने वालों के बीच कार्रवाई का निर्देश दिया था। उन्हें 1889 और 1910 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सा सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें सही उत्तर को बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 ये सभी सही है। समितियों के संगठन के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी। श्रमिक हड़तालों के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी। यह स्वयं सेवा अथवा आत्मशक्ति के रचनात्मक कार्यक्रम के पक्ष समर्थक था। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए, ये भी सही है। अब इसी का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। इसमें विभिन्न समितियों के माध्यम से लोगों का संगठन किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया। फिर है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान साहित्यिक, तकनीक और शारीरिक शिक्षा देने के लिए राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं स्थापित की। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज का आरंभ हुआ, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। तो इस प्रकार से है इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के योगदान पर विचार करें। तो इसमें से उपर्युक्त वर्गों में से किस वर्ग को प्रभावित करने में आंदोलन पूर्णतः असफल साबित हुआ, ये बताना है। तो इसमें 3 और 4 के बारे में बोला गया है। 3 में है किसान वर्ग और 4 है मुसलमान। अब इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के बारे में।
स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सामाजिक आधार ज़्यादा व्यापक नहीं हो सका, क्योंकि इस आंदोलन में जमींदारों के कुछ वर्ग, विद्यार्थियों, महिलाओं एवं शहरों तथा कस्बों के निम्न मध्य वर्ग के लोग ही ने ही सक्रिय रूप से भाग लिया। फिर है कि मुसलमानों एवं किसान वर्ग को प्रभावित करने में यह पूर्णतः असफल हुआ। 31वां प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो उत्तर है सर एंड्रू फ्रेजर। बंगाल विभाजन 1905-1906 के समय बंगाल का गवर्नर लेफ्टिनेंट सर एंड्रू फ्रेजर थे तथा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, है ना। भारत के गवर्नर जनरल को याद रखना है और साथ ही साथ बंगाल का गवर्नर यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल को याद रखना है, एंड्रू फ्रेजर थे, है ना। कर्जन का भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक कार्य किया था बंगाल विभाजन। फिर है, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने का, कमज़ोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुरक्षा का आरोप लगाकर बंगाल को दो भागों में बांटा। इस कार्य के द्वारा हिंदू व मुसलमान में मतभेद पैदा कर अपनी फूट डालो और राज्य करो की नीति का क्रियान्वित करने का प्रयास किया, जो कि आज तक चालू है नेताओं के द्वारा। यही सब तो शिक्षा लिया है, शिक्षा नहीं कहिए, ये अशिक्षा का प्रभाव है भारत में। नहीं तो एशिया के बहुत सारे देश हैं जो भारत के बाद आज़ाद हुआ और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसे भी ध्यान देना है। मलेशिया है इसका सबसे बड़ा उदाहरण। जापान में एटम बम गिरा, उसके बाद भी वो उठ खड़ा हुआ और आज कहाँ पहुँच गया, ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हम सबों को इन सारी बातों को ध्यान रखना है, इन नेताओं के चंगुल में ना फंसें। नेता तो हम अपना काम हम लोग से निकलवा लेता है, लेकिन हम ही लोग हैं कि अपना काम नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वो चारा डालता है और हम लोग फंसते हैं उसमें, चाहे वो जाति की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेवेन्सिन जुड़े थे? तो उत्तर है स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेवेन्सिन स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में शुरू हुआ से जुड़े थे। उन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल्स के लिए रिपोर्टिंग की थी। याद रखना है इन अखबारों को, मैनचेस्टर गार्जियंस, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल। बाद में उन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया, है ना। इसे भी याद रखना है, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया पुस्तक। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कहता है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना एवं कमजोर करना था। दूसरा है, कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा का आरोप लगाकर बंगाल को 2 भागों में बांटा था। तीसरा है, उस समय पूर्वी बंगाल में असम एवं पूर्वी बंगाल के चटगांव, ढाका एवं राजशाही जिले शामिल थे। तो हमें यहाँ सत्य को बताना है, तो सभी कथन को 1, 2, 3 को सत्य माना गया है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय को घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, है ना। घोषणा कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 को। इसे भी याद रखना है, कभी एग्जामिनेशन में दोनों दे देगा और आप कन्फ्यूजन के शिकार हो जाएंगे। तो घोषणा के दिन और विभाजन के दिन याद रखना है। फिर है कि विभाजन के परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कब स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई? 7 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न है, बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान बंगाल व देश के अन्य हिस्सों में निम्न में से किस वर्ग में पहली बार सक्रिय राजनीति में भाग लिया? यानी बंगभंग आंदोलन के दौरान बंगाल व देश के अन्य हिस्सों में निम्न में से किस वर्ग ने, है ना। तो उत्तर है उपयुक्त सभी, ग्रामीण छात्र, शहरी छात्र एवं महिलाएं। बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान बंगाल व देश के अन्य हिस्सों में ग्रामीण छात्र, शहरी छात्र, युवक एवं महिलाओं ने पहली बार सक्रिय राजनीति में भाग लिया। सरकार ने छात्रों को दबाने की हर संभव कोशिश की। इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसमें स्त्रियों की भागीदारी भी रही थी। प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुए घटनाओं में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं था? तो यहाँ पर उत्तर है सी, विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत। ये शामिल नहीं था। बाकी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम बनाया गया, देशी उद्योगों को प्रोत्साहन, ये सभी घटनाएं घटित हुई। बंगाल विभाजन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारत में निम्न घटनाएं घटित हुई: विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन,
स्वयंसेवी संगठन एवं समितियों का गठन, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, स्वदेशी एवं देशज उद्योगों को प्रोत्साहन, विदेशी पूंजी का विरोध किया गया इत्यादि। 36वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया। फिर है 1907 में ब्रिटिश भारत द्वारा तिलक को गिरफ्तार कर कलकत्ता के अलीपुर जेल में बंद कर दिया गया। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो एक को सत्य माना गया है कि वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया, है ना। दूसरा गलत है। अब इसकी चर्चा करते हैं। 1907 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर मांडले जेल, जो कि बर्मा में है, भेज। फिर है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, विधान चंद्र राय आदि स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर अलीपुर जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के अनेक परिणामों में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। राष्ट्रवादियों ने इस आंदोलन के पश्चात विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत किया। ये गलत है। बाकी ये सभी सही है। राष्ट्रवादियों ने देश भर में साहित्यिक, तकनीकी और शारीरिक शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ये अति इम्पोर्टेंट है, ये भी सही है। फिर है, इस दौरान कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। ये भी सही है ना। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के युवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फलस्वरूप सरकार ने छात्रों की सहभागिता को दबाने के लिए निम्न में से कौन एक कदम नहीं उठाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी को इसका सही उत्तर माना गया है कि कुछ स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्रों को स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के कारण मृत्यु दंड की सजा भी दी गई। अब इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के कारण किसी भी छात्र को मृत्युदंड की सजा नहीं दी गई थी। राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने के दोषी छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। अनेक छात्रों पर जुर्माना किए गए। अनेक छात्रों को पुलिस की लाठी से पीटा गया। ये सभी घटनाएं घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के बाद किसके प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी? तो डी होगा उत्तर, बंगालियों एवं बंगाल के दो टुकड़े की अटूट एकता के प्रतीक के रूप में, है ना। बंगाल विभाजन के बाद रक्षाबंधन के उत्सव के रूप में एक नए ढंग से उपयोग किया गया। बंगालियों एवं बंगाल के दो टुकड़ों को अटूट एकता और प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी। फिर है, बंगभंग विरोधी आंदोलन के साथ ही भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के भी संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि नरमपंथियों के नेतृत्व में पहले ही विरोध आंदोलन का एक खास परिणाम नहीं निकला। दूसरा है कि अंग्रेजी सरकार ने बंगाल के दोनों भागों, खासकर पूर्वी बंगाल की सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के बड़े प्रयत्न किए। तो उग्र राष्ट्रवाद के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सही माना गया है। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उग्र राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारक माना जाता है? ऑप्शन बी को माना गया है, तत्कालीन घटनाओं ने यूरोपीय अजयता के मिथक को तोड़ दिया। इसी का एक्सप्लेनेशन बताया गया है। कांग्रेस के उदारवादी गुट के अनुनय विनय की नीति ने ब्रिटिश सरकार पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा तथा संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया। अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसे ही उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, ब्रिटिश सेनाओं की गंभीर क्षति पहुंचाने वाले बोअर युद्ध जो कि 1899-1902 में हुआ एवं 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय जैसी घटनाओं ने यूरोपीय अजयता के मिथक को तोड़ दिया। तो इन घटनाओं को भी हमें याद रखना है कि 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, ब्रिटिश सेनाओं की गंभीर क्षति पहुंचाने वाले बोअर युद्ध जो कि 1899-1902 में हुआ एवं 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय जैसी घटनाओं ने यूरोपीय अजयता की मिथक को तोड़ दिया। अगला प्रश्न है, उग्रवाद विचारधारा के समर्थकों के प्रमुख सिद्धांत का विचार करें। तो हमें यहाँ पे सत्य से बताना है। बी को बोला गया है 1 और 3 सत्य है ना। 1 और 3 सत्य है, जिसे देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज्य है। अपने उद्धार के लिए भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए, है ना। ये दोनों को सत्य माना गया है। दूसरा जो है वो गलत है कि राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की अप्रत्यक्ष भागीदारी,
इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस विचारधारा के समर्थकों के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। विदेशी शासन से घृणा करो, इससे किसी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज्य है। राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की प्रत्यक्ष भागीदारी, निडरता, आत्मत्याग एवं आत्मविश्वास की भावना प्रत्येक भारतीयों में अवश्य होनी चाहिए। फिर है कि स्वतंत्रता पाने एवं हीन दशा को दूर करने हेतु भारतीयों को संघर्ष करना चाहिए। ये सभी मूल बातें हैं। अगला है बंगाल विभाजन के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन से परिणाम असत्य है। तो इसमें से उत्तर ए को बताया गया है। धर्म और जाति के आधार पर बंगाल का 2 भागों में विभाजन, है ना। तो ये है परिणाम असत्य है। बाकी बात विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, ये सही है। हितवादी संजीवनी एवं बंगाली जैसे माध्यम से विरोध किए गए इन पत्रों से हितवादी है, संजीवनी है, बंगाली है। इसकी चर्चा करते हैं। बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों की भाषा और धर्म के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया। आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई तथा अंग्रेज सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया। उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किया तथा हितवादी, संजीवनी एवं बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया। अगला प्रश्न है, स्वराज अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, ना कोई औद्योगिक प्रगति, ना कोई उपयोगी उपलब्धि, ना ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। उपरोक्त कथन बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 23 जुलाई 1856 को हुआ। उन्होंने अगरकर के सहयोग से कम खर्च में शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 1900 ईस्वी में पूना न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। इसे याद रखना है, पूना न्यू इंग्लिश किसने खोला? तो अगरकर के सहयोग से बाल गंगाधर तिलक जी ने। फिर है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। याद रखना है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। कब कहा गया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के प्रभावों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है कि इस आंदोलन के जन सामान्य में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। इस आंदोलन में गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्जन्म हुआ। तीसरा है, आंदोलन के फलस्वरूप पश्चिमी शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। चौथा है, इससे स्वदेशी एवं भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। तो इनमें से हमें सत्य कथन बताना है। बी को सत्य माना गया है, 1, 2 और 4 को। 1, 2 और 4 सही है। आंदोलन के फलस्वरूप पश्चिमी शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ, ये गलत है। इसकी चर्चा करते हैं। इस आंदोलन के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थाओं का विकास हुआ। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन मिला। इसने भारतीय संस्कृति एवं कला का विकास हुआ। लोगों में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति जागरूकता बढ़ी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियों पर विचार करें। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर बोला गया है उपर्युक्त सभी सत्य हैं। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता के तीव्र प्रसार में सहयोग, लोगों में राजनीतिक चेतना का प्रसार, इसने उपनिवेशी विचारों एवं संस्थाओं के मंशा को उजागर किया। इस आंदोलन से प्राप्त अनुभवों का भावी आंदोलन में सहायता मिली। ये सभी सत्य कथन हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, विभाजन के पीछे मुख्य विचार 3 प्रांतों का होना। बंगाल में पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल और असम शामिल थे। बंगाल के विभाजन का ब्रिटिश निर्णय अगस्त 1904 के सार्वजनिक कर दिया गया था। तीसरा है, विभाजन के कारण जनसंख्या में वृद्धि थी जो प्रशासन के लिए बहुत बड़ी हो गई थी। चौथा है, ढाका पूर्वी बंगाल की राजधानी बन गई। तो इनमें से कितने विकल्प गलत हैं? तो यहाँ पे बोला गया है 2 विकल्प इसमें गलत है। अब इसकी चर्चा करते हैं। विचार यह था कि 2 प्रांत हों, बंगाल में पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के साथ प्रांत और पूर्वी बंगाल और असम शामिल हो, इसलिए एक कथन जो है वो गलत माना गया, है ना। फिर है, बंगाल के विभाजन के ब्रिटिश सरकार का निर्णय 1903 में सार्वजनिक कर दिया, ना कि 1904 में, इसलिए 2 कथन सही है। फिर है, निर्णय के लिए दिया गया आधिकारिक कारण यह था कि 78 मिलियन ब्रिटिश भारत की आबादी का लगभग 1/4 आबादी वाला बंगाल प्रशासन के लिए बहुत बड़ा हो गया था, अतः कथन 3 सही है। फिर है कि बंगाल ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाए रखा, जबकि ढाका पूर्वी बंगाल की राजधानी बन गई। ढाका बना था पूर्वी बंगाल की राजधानी, इस कारण से 4 सही है। प्रश्न है, नरमपंथियों के तहत विभाजन विरोधी अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह अभियान सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा और पृथ्वीचंद्र रे के नेतृत्व में चला। फिर है, लाला लाजपत राय जैसे कुछ राष्ट्रवादी चाहते थे कि आंदोलन
को बंगाल से बाहर की ओर हिस्सों में ले जाया जाए। तीसरा है कि गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बंगाल के विभाजन और कर्जन के प्रतिक्रियावादी नीतियों की निंदा की। तो यहाँ पर हमें कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर उत्तर ऑप्शन सी को बताया गया है कि सभी कथन सही है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1903 से 1905 की अवधि में आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने के मित्रा और पृथ्वीचंद्र रे जैसे व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। 1905 में गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस की बनारस बैठक में यह संकल्प लिया गया कि बंगाल के विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की निंदा करें और बंगाल के विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करें। इस कारण से कथन 3 सही है। फिर है तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष के नेतृत्व वाले उग्रवादी राष्ट्रवादी चाहते थे कि आंदोलन को बंगाल से बाहर देश के अन्य हिस्सों में ले जाया जाए और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से आगे बढ़ाया जाए, इसलिए कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि बंगाल विभाजन की एकीकृत प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ और 1908 तक चला। दूसरा है, स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य घरेलू उत्पादन के पक्ष में विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करना था। तीसरा है, स्वदेशी आंदोलन एक आत्मनिर्भरता आंदोलन था जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा था। चौथा है, बंगाल के विभाजन के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। तो इनमें से कितने कथन गलत है? तो एक को गलत माना गया है। एक्सप्लेनेशन में है, स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल के विभाजन की एकीकृत प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ जो और 1908 तक चला। वास्तव में यह पूर्व गांधीवादी आंदोलन में सबसे सफल था, है ना। गांधीवादी आंदोलन के पूर्व में जो आंदोलन हुए उनमें से एक ये सबसे सफल आंदोलन था। अतः एक कथन सही है। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता से शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य घरेलू उत्पादन की पक्ष में विदेशी वस्तुओं की निर्भरता को कम करना था, है ना। इस कारण से कथन 2 सही है। फिर है, स्वदेशी आंदोलन एक आत्मनिर्भरता आंदोलन था जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा था और इसने भारतीय राष्ट्रीयवाद को आकार देने में मदद की, है ना। इस प्रकार से 3 को भी सही माना गया। फिर है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया, है ना। इस कारण से ऑप्शन 4 जो है वो गलत है। ऑप्शन में क्या दिया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। लीग ने 1913 में भारत के लिए स्वशासन को अपने लक्ष्य के रूप में अपनाया। फिर है, लीग के पहले मानद अध्यक्ष सर मोहम्मद अली जिन्ना थे। फिर है, पार्टी के मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के नागरिक अधिकारों का बढ़ावा देना, सुरक्षित करना था। तो हमें यहाँ सत्य बताना है, तो इनमें से 3 कथन को सत्य माना गया है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में ब्रिटिश भारत में स्थापित एक राजनीतिक दल था, इस कारण से 1 को सही माना गया है। शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा प्रोत्साहित और आमतौर पर उनके शासन का समर्थन करने वाली लीग ने 1913 में भारत के लिए स्वशासन को अपने लक्ष्य के रूप में अपनाया, इसलिए 2 भी सही है। लीग के पहले मानद अध्यक्ष थे सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिसे आगा खां तृतीय थे के नाम से भी जाना जाता है ना। इस कारण से 3 जो है वो गलत माना गया है। 3 में कहा गया था कि लीग के पहले मानद अध्यक्ष सर मोहम्मद अली जिन्ना थे, है ना, लेकिन उत्तर सही क्या होगा? सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिसे आगा खां तृतीय भी कहते हैं। फिर है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना था। इसके अधिक राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त करने के साधन के रूप में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का समर्थन किया, इसलिए कथन 4 भी सही है। 52वां प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन को बंगाल में वंदे मातरम आंदोलन माना गया। स्वयंसेवकों का दल या समिति स्वदेशी आंदोलन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जन लामबंदी का दूसरा रूप था। तीसरा है कि स्वदेशी मित्रक समिति बेरिशाल में सबसे प्रसिद्ध स्वयंसेवक संगठन था। चौथा है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने आत्मशक्ति पर बहुत जोर दिया। तो हमें यहाँ पे कितने कथन गलत है इसे बताना है, तो 1 को गलत बताया गया है। देखिए, डेल्टाई आंध्र प्रदेश में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया, है ना। आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र है इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया, ना कि बंगाल में। फिर है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का एक लोकप्रिय गीत बन गया। यह बंगाल में सबसे मजबूत था, अतः 1 कथन गलत है। फिर है कि सामूहिक लामबंदी का दूसरा रूप, जैसे बहिष्कार आंदोलन, जिसका उपयोग स्वदेशी आंदोलन द्वारा किया गया था, स्वयं सेवकों की वाहिनी समितियां थी, है ना, इसलिए ये सही है। फिर है, एक स्कूल शिक्षक अश्विनी कुमार दत्त ने बरिशाल में, है ना,
स्वदेश बंधत्व समिति की स्थापना की। स्वदेश बंधव है ना समिति की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर होगा अश्विनी कुमार दत्त ने। कहाँ किया था? तो बरिशाल में, है ना, याद रखना है, स्वदेश बंधव समिति। फिर कहता है उन सभी में सबसे प्रसिद्ध स्वयंसेवी संगठन थी, है ना, इसलिए ये भी कथन गलत माना गया। फिर है ना कि स्वदेशी मित्रण समिति। अगला फैक्ट है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय गरिमा को पुनः स्थापित करने के साधन के रूप में आत्मशक्ति या आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें, है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर बताया गया है कोई नहीं। अब इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से इनका संबंध है। लॉर्ड रिपन एल्बर्ट विल से इनका संबंध है। लॉर्ड बेबल शिमला सम्मेलन से संबंध है। लॉर्ड माउंटबेटन डिकी वर्ड योजना से इनका संबंध है। तो इस प्रकार से याद रखना है। पुनः एक बार चर्चा करते हैं। लॉर्ड कर्जन का संबंध बंगाल का विभाजन, लॉर्ड रिपन का संबंध एल्बर्ट विल से है, लॉर्ड बेबल का संबंध शिमला सम्मेलन से है, फिर है लॉर्ड माउंटबेटन का संबंध डिकी वर्ड योजना से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि मार्ले मिंटो सुधार ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की। दूसरा है लॉर्ड मिंटो के सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक कहा जाता है। फिर है शिमला प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व आगा खान और लॉर्ड मिंटो ने किया। फिर है मांटे मिर्लो अधिनियम के औपनिवेशिक प्रशासन प्रदान किया। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन को बताना है। तो सत्य कथन इनमें से सी को बोला गया है, 3 जो है वो सही है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसमें विधान परिषदों के कुछ सुधार पेश किए गए और ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों जो कि सीमित मात्रा में थे इनकी भागीदारी को बढ़ाया। इसे आमतौर पर मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता था। इसके पृथक निर्वाचन की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की। इस कारण से एक जो है वो सही है। दूसरा है कि मांटे मिर्लो के कार्य में सांप्रदायिकता को वैध बना दिया। इस प्रकार मांटे मिर्लो की सांप्रदायिक निर्वाचक क्षेत्र का जनक के रूप में जाना जाने लगा। इस कारण से 2 भी सही है। फिर है कि आगा खां के नेतृत्व में कुलीन मुसलमानों के एक समूह ने 1906 में शिमला में लॉर्ड मिंटो के से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी, है ना। इस कारण से 3 भी सही है। मार्ले मिंटो अधिनियम ने औपनिवेशिक स्वशासन प्रदान करने के लिए कुछ नहीं किया जो कांग्रेस की मांग थी, इसलिए कथन 4 गलत है ना। ऑप्शन 4 में क्या कहा था कि मार्ले मिंटो अधिनियम ने औपनिवेशिक स्वशासन प्रदान किया, जो कि सरासर गलत है। कांग्रेस ने मांग की थी लेकिन स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की। दूसरा है इस अधिनियम के बाद मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाना था। तीसरा है इसने भारतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित 2 भागों में विभाजित किया। इनमें से कितने कथन सत्य हैं? तो बोला है 3 कथन सत्य हैं। तीनों के तीनों ये सभी सही हैं मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि विधानमंडल में शक्तियां केंद्र और प्रांत दोनों में बढ़ा दी गई और विधानमंडल अब प्रस्ताव पारित कर सकते थे। शाही और प्रांतीय विधायी परिषदों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। निर्वाचित गैर अधिकारी अभी भी अल्पमत में थे, इस कारण से एक सही है। इंपीरियल विधान परिषद में कुल 69 सदस्यों में से 37 अधिकारी थे और 32 गैर सरकारी सदस्यों में 5 को नामांकित किया जाना था। 27 निर्वाचित गैर अधिकारियों में से 8 सीटें अलग निर्वाचन क्षेत्र के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षित थीं। केवल मुसलमान ही यहाँ मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मतदान कर सकते थे, इसलिए कथन 2 सही है। तीसरा है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 ने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया, हस्तांतरित और आरक्षित। इस कारण से कथन 3 सही है। तो ये तो था अभी तक का MCQ, है ना, जिसे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास एवं प्रमुख घटनाएं, मुस्लिम लीग का गठन एवं कार्यप्रणाली, भारत में होम रूल आंदोलन, रोलेट एक्ट इत्यादि। आपसे एक पुनः आग्रह है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।